हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ बच्चे लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर हैं? ओके ओके ओके, क्लियर है? चलो, थैंक यू। टैबलेट खा लो। हाँ भाई, तो स्टार्ट करें। तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ रहा था तो क्या लिमिटिंग रीजेंट। ओके, तो चलो हम लोग लिमिटिंग रीजेंट पर जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना? तो अभी क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि N2 है और प्लस ये 3H2 है। N2 NH2 combined together to form ammonia NH3। ठीक है, तो वो सब हो गया, रिएक्शन बैलेंस है। अब जो है आपको 28 ग्राम आपको जो है नाइट्रोजन दिया जा रहा है और 10 ग्राम आपको H2 दिया जा रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है which of them is limiting reagent, है ना? क्वेश्चन है कि which of them is limiting reagent। इसमें कौन लिमिटिंग रीजेंट है? फर्स्ट और सेकेंड है कि चलो ठीक है, इतना ही है ना। विच ऑफ देम इज लिमिटिंग रीजेंट, इसमें से कौन लिमिटिंग रीजेंट होगा? ठीक, तो क्या बता सकते हो कोई? आपको बताना है कि लिमिटिंग रीजेंट इसमें कौन होगा, है ना? विच ऑफ देम इज लिमिटिंग रीजेंट। हाँ भाई, क्या बात है, आज नंबर कम क्यों है भाई? आज विश्वकर्मा पूजा का जो है खुद छुट्टी मार लिया क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जिसको छुट्टी करना है वो करे। ठीक है, अच्छा आईडी चेंज हुआ इसलिए, तो आईडी चेंज हुआ है तो आईडी तो सबको मिल ही गया होगा भाई, है ना? चलो, तो हम लोग जो है स्टार्ट करें। देखो, इसमें लिमिटिंग रीजन कौन होगा, आप कैसे करोगे? आपको एट फर्स्ट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है।
है ना, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। यहाँ मास दिया हुआ है। कल मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया था, क्वेश्चन नहीं मिस, एक कॉन्सेप्ट जो बताया था, मैंने कहा था जो है मिस, उसमें क्या था, तो नंबर ऑफ मोल का कॉन्सेप्ट था, है ना, नंबर ऑफ मोल का था। यहाँ आपको मास दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ओके, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मास अपॉन मोलर मास, ये होता है फॉर्मूला, आप जानते हो। मास कितना है बच्चे, तो ये 28 है, और मोलकुलर मास जो है ये भी 28 ही होगा, क्योंकि N2 है ना, N2 यानी कि नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन से बना है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, यानी 2 इंटू 14, तो ये हो गया 28, है ना, 28 ग्राम, ठीक। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 1, यानी कि 28 ग्राम, 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितना मोल्स है नाइट्रोजन का, तो 1 मोल नाइट्रोजन का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग हाइड्रोजन निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना, तो देखो मास, फॉर्मूला तो वही है, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करता हूं, मास, सॉरी मास, हाँ मास कितना है, तो 10 ग्राम है, और मोलर मास हाइड्रोजन में कितना होता है बच्चे, तो ये होता है 2, है ना, यू नो। तो कितने हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है इसका 5 हो गया, ठीक। चलो अब हम लोग क्या करें, तो अब हमें देखना है कि भाई नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन कितने मोल से कंबाइन कर रहा है, तो आप देख रहे हो नाइट्रोजन का 1 मोल, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मोल होगा, 1 मोल कितने मोल से कंबाइन कर रहा है, तो 3 मोल से कंबाइन कर रहा है, ठीक। नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से कंबाइन कर रहा है, तो है ना, तो यहाँ आपका है कितना, एक्चुअली में नाइट्रोजन है भी 1 मोल ही, है ना, नाइट्रोजन 1 मोल ही है, तो 1 मोल कितने मोल से कंबाइन करेगा, तो 1 मोल 3 मोल से कंबाइन करेगा, और नाइट्रोजन का है कितने, सॉरी हाइड्रोजन का है कितने, 5 मोल्स है आपका। नहीं बात समझे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो आप इस रिएक्शन में आप कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है ना। 1 मोल्स N2 3 मोल्स H2 से रिएक्ट करता है। अब हमने 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन है, तो 1 मोल है, तो 1 मोल कितने मोल से, 3 मोल से, बट यहाँ हाइड्रोजन का कितने मोल्स है, 5 मोल्स, यानी इसका 1 मोल बच्चे, इसका 1 मोल इसके कितने मोल से कंबाइन करेगा, तो इसके 3 मोल से कंबाइन करेगा, है ना, तो 3 मोल से कंबाइन कर रहा है, और है इसका कितना हाइड्रोजन का 5 मोल्स, है ना। तो इसका तो जो है बच रहा है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स तो बच रहा है, सारे के सारे हाइड्रोजन तो कंज्यूम नहीं हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन क्या हो रहा है, सारे के सारे नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है, मीन्स यहाँ जो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इज कंज्यूम्ड, यहाँ नाइट्रोजन जो है ये कंज्यूम्ड हो रहा है कंप्लीटली, कंप्लीटली ये पूरी तरह से जो है कंज्यूम हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ नाइट्रोजन जो है लिमिटिंग रिजेंट हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन H2 इज कंज्यूम, कितना कंज्यूम हो रहा है हाइड्रोजन, तो H2 जो कंज्यूम्ड हो रहा है वो आपका कितना, तो 3 मोल्स, 3 मोल्स कंज्यूम हो रहा है ना, तो बचा कितना, बच रहा है कितना, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट, हाइड्रोजन लेफ्ट कितना, तो 5 माइनस 3 यानी 2 मोल्स, ये 2 मोल्स हाइड्रोजन जो है ये बच रहा है, ठीक है। तो फिर हाइड्रोजन क्या हो गया, तो आपका नाइट्रोजन जो है ये हो गया आपका लिमिटिंग रीजन, तो H2 इज एक्सेस रिजेंट, ये क्या हो जाएगा बच्चे, दिस इज द एक्सेस रिजेंट, ठीक। चलो मैं एक और आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, है ना, उससे आपको इतना जो है इतने दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
हाँ, हाइड्रोजन का 3 है ना, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल्स है ना, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से कंबाइन कर रहा है, तो है ना, ये एक्चुअली में 1 मोल ही है, तो ये 1 मोल, इसका 1 मोल इसके कितने मोल से कंबाइन करेगा, 3 मोल से कंबाइन करेगा, और आपका है कितने हाइड्रोजन, तो आपका हाइड्रोजन 5 मोल्स है ना, तो 3 मोल्स जो है हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, 5 मोल्स आपका है, तो बचेगा कितना 2 मोल्स, तो हाइड्रोजन जो है आपका रिएक्शन के बाद बच रहा है, और रिएक्शन के बाद जो कंपोनेंट बच जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट कहेंगे, और जो पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है, नाइट्रोजन क्या हो रहा है, पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि 28 ग्राम नाइट्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन इक्वल टू 1 मोल, और ये 1 मोल पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन क्या हो गया, तो नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिजेंट। एक मैं और ट्रिक आपको बता रहा हूं, है ना, उससे आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, आप डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है, पहले इसको नोट करो। तो हो गया, हाँ बच्चे लोग हो गया कि नहीं, चलो ओके, चलो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं एक आपको ट्रिक, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इस दोनों का रेशियो अगर लोएस्ट होगा, जिसका इस दोनों का है ना, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिसका लोएस्ट होगा वही लिमिटिंग रिजेंट होगा, लिमिटिंग रिजेंट होगा, ठीक, एन क्या है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, और एस सी क्या है बच्चे, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है, चलो अब मैं बता रहा हूं इसका यूज कैसे करना है, ये मैं बता दे रहा हूं आपको, हो गया, चलो, तो अब देखो, अब हम लोग दोनों का निकालते हैं रेशियो, है ना, दोनों का रेशियो हम लोग निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल कितना आया, तो हमने अभी कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल इसका 1 आया, इसका नंबर ऑफ मोल कितना आया बच्चे, तो इसका नंबर ऑफ मोल 5 आया, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है, 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी एस सी जो है, ये हो गया आपका कितना, 3 है, 3 है, ठीक, अब देखो एन अपॉन एस सी कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 यानी कि 1 हो गया इसका, ठीक, इसका देखो एन अपॉन एस सी कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल 5 हो गया, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया, 3 हो गया, तो 5 बाई 3 तो कितना हो गया, 1.66 हो गया, अब देख लो इसका लोएस्ट वैल्यू है ना, इसका लोएस्ट वैल्यू आ रहा है ना, लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिजेंट हो जाएगा, बात समझे कि नहीं समझे, है ना, अब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है ना, बहुत इजी वे में बता दिया, कितना भी टफ क्वेश्चन हो आप इसे कर सकते हो।
हो गया बच्चे लोग, बात समझ में आएगी नहीं? बात समझ में आ गई? आ गई? चलो चलो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है? वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू गिव यू। तो चलो कार्बन है और O2 है, ठीक? क्या बनाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है? और कार्बन मैं आपको दे रहा हूं 72 ग्राम और ऑक्सीजन दे रहा हूं मैं 64 ग्राम, ठीक है? आपको बताना है कि इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है ना? इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, ये आपको बताना है, ठीक? हाँ बच्चे लोग, हो रहा है कि नहीं? महवेश महवेश, ओके, एनीबॉडी एल्स? और किसी का हुआ क्या? चलो इतनी देर क्यों लग जाती है भाई तुम लोगों को? अब इतना सिंपल वे मैंने बता दिया, इतना सिंपल मेथड मैंने बता दिया, है ना? फिर भी इतना टाइम लगता है। देखो आपको क्या करना है, N/SC का रेशियो निकालना है। जिसका लोएस्ट होगा वही क्या हो जाएगा, तो लिमिटिंग रिजल्ट हो जाएगा। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करना है ना? तो चलो हम लोग निकालते हैं दोनों का, है ना? इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कितना हो जाएगा? तो 72 अपॉन एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, 12 होता है, तो कितना हो गया? 6 हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? चलो अब N/SC का रेशियो निकालो। N कितना हो गया भाई? तो 6 हो गया, और SC कितना है? 1 है, तो 1 है, ये 6 हो गया। N/SC का रेशियो 6 हो गया। इधर करो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 64 अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा? 32 O2 का, है ना? ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32 ग्राम पर मोल। तो ये कैंसिल आउट हुआ और बचा कितने, मीन्स कितना हो जाएगा? 2, है ना? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 हो गया, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो गया? तो 1 हो गया, ये हो गया 2। वैल्यू इसका कम हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा? तो O2 इज
लिमिटिंग रिजल्ट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको मास परसेंटेज से, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मोलिकुलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। और मोलिकुलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में आपका मास परसेंटेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसे तो कल हमने मास परसेंटेज का आपको 2 न्यूमेरिकल्स कराया था, फिर भी मैं एक और करा रहा हूं थोड़ा अलग टाइप का, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना बच्चे के व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना मास परसेंटेज होगा और ऑक्सीजन का कितना मास परसेंटेज होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे मास परसेंटेज निकालेंगे। तो मास परसेंटेज आपको याद है, मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला आता है, तो मास परसेंटेज जिसका मास परसेंटेज हमें निकालना होता है। अगर हमें मास परसेंटेज निकालना हो किसका, तो हमें यहाँ देखो, चलो इसी क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। मास परसेंटेज हमें कार्बन का निकाला, तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ कार्बन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं मास ऑफ कार्बन अपॉन, ठीक है, मास ऑफ कार्बन जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर में लिखना है, मैं न्यूमेरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या करना है, तो हम लोग वहां क्या करते थे, मास ऑफ सॉल्यूशन का लिखते थे। सॉल्यूशन का मास का मीनिंग क्या होता था, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मैंने जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन में उन सबका मास हम लोग नीचे लिखते थे, ठीक है। यहाँ हम लोग मास किसका लिखेंगे बच्चे, तो यहाँ हम लोग मास, यहाँ ये कंपाउंड किससे बना है, तो कार्बन और ऑक्सीजन से बना है ना, ये 2 कंपोनेंट से बना है ना। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, जिस तरह वहां हम लोग जिसका मास परसेंटेज निकालना होता था उसका मास हम लोग ऊपर में लिखते थे, नीचे में हम लोग सॉल्यूशन का मास लिखते थे। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होता था सबका मास लिखते थे। उसी तरह से हमें यहाँ कार्बन का मास परसेंटेज निकालना है, तो मास ऑफ कार्बन, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये कार्बन किसमें है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग मास ले लेंगे, है ना। ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, एक सॉल्यूशन की तरह हो गया। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, तो 100 हो जाएगा। चलो अब देखो मास ऑफ कार्बन कितना, तो 12, है ना, मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम हो गया। और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना हो जाएगा, तो 44, ये होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास, कितना हो जाएगा 44, ये हो जाएगा। तो कितना हो गया, I into 100। अब आप कैलकुलेट करके देखो कितना आता है,
ठीक है, अब मुझे बताओ कैलकुलेट करके, मुझे कैलकुलेट करके बताओ, अगर आपके पास जो है कैलकुलेटर है तो यूज कर सकते हो। 27.3 ओके, तो 27.3% हो गया आपका कार्बन, यानी मास परसेंटेज ऑफ कार्बन हो गया, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये कितना हो गया बच्चे, तो 27.3%। ठीक है, अच्छा अब हमें फॉर्मूला लिखने का, अब हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है ना, ऑक्सीजन। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखने की अब जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, हमने कार्बन का निकाल लिया ना, हमने कार्बन का कैलकुलेट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, 100 में 27.3 माइनस कर देंगे, तो हमें ऑक्सीजन का मास परसेंटेज आ जाएगा, है ना। तो चलो, तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा बच्चे, तो 100 माइनस इसको 27.3 कर दो माइनस, ये कितना हो जाएगा, 72.7, ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। हो गया, चलो अब हेडिंग देना बच्चे, मोलिकुलर फॉर्मूला, लास्ट टॉपिक है, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो आप जानते हो, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। हाँ भाई, क्लियर दिख रही है ना बोर्ड, बोर्ड क्लियर दिख रही है। ओके, चलो तो पहले इंपेरिकल फॉर्मूला को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आता है, तो सिंपलेस्ट इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है बच्चे, वो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। बात समझे, मोलिकुलर फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, दैट इज नोन एज इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। अब क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला जो है हमेशा डिफरेंट ही होता है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे मोलिक्यूल्स का क्या होता है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किन मोलिक्यूल का मोलिकुलर और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है और किसका सेम जो है नहीं होता है। तो ये देखते हैं हम लोग। तो देखो, सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और हमारा एग्जांपल जो है वो है, चलो सी 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 चलो C2 होगी और H6, है ना। ये आप जानते हो, दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, है ना। आप जानते हो C2H6 किसका है,
तो दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, है ना। ये मोलिकुलर फॉर्मूला इसका हो गया, तो इथेन का हो गया। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए मैंने क्या कहा आपसे, तो मैंने कहा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आप देखो, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कितने हैं बच्चे, तो 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा, तो आप क्या करो, जो लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर से आप डिवाइड कर दो दोनों को, 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3। तो ये क्या हो गया, 1:3, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 1:3। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:3 हो गया, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C1 और H कितना हो गया, 3, तो C1H3, और आप इसको CH3 भी लिख सकते हो। CH3 इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन, ठीक। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चे लोग, यस नो बोलना भाई, सब लोग शांत क्यों हो इतना, तुम लोग यस नो बोलते हो तो फिर मुझे, है ना, लगता है कि भाई हाँ समझ में आ रही है। अब तुम लोग शांत हो जाते हो तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है भाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना। मैं ऐसे ही बकते जा रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स क्या करो, है ना, कभी कभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्लियर है। चलो अब ये एक और लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, और उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल अभी हम लोग इस पर करेंगे, क्योंकि इतना देखो, ये समझने के लिए ठीक है, ये आपको समझने के लिए ठीक है, क्योंकि मैं एक ही बार आपको हार्ड क्वेश्चन दे दूं तो आपको समझ में फिर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये समझने के लिए ठीक है, लेकिन आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला है एग्जाम, आप समझ रहे, ठीक है। हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, एक न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा तो आप फिर खुद कर लोगे, ठीक। लेकिन हम लोग इसको पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक। एक और हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, चलो ग्लूकोज, C6H12 और O6, दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला, आप जानते हो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इसका है, तो बच्चे दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ओके। अब हमें इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला में देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितना है, तो 12 है, और ऑक्सीजन कितना है, 6 है। इसका हम लोग को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसको 6 से डिवाइड कर दें, सब डिवाइड हो जाएगा, है ना, 6 और ये 6, तो क्या हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो हो गया बच्चे 1:2:1 हो गया, है ना, ये हो गया। मींस के कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, मैं आपको शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का बच्चे इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, ई और एफ इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्या हुआ उस पर, हो गया, चलो ओके। चलो अब मैंने आपसे कहा कुछ देर पहले मेरे प्यारे बच्चे कि ऐसा नहीं कि हमेशा इंपेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला जो है डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं है।
कई बार सेम हो जाता है, मीन्स कुछ मॉलिक्यूल का सेम भी हो जाता है। जैसे H2O, H2O ये क्या हो गया, तो मोलिकुलर फॉर्मूला मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, है ना। और वाटर का इंपेरिकल फॉर्मूला यही होता है, क्यों, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कितना है, तो ये 2 है, ये 1 है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 2:1 ही आएगा, नहीं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो 2:1 ही आएगा, है ना। ठीक, अब इससे सिंपल होल नंबर से नहीं आ सकता है, तो यही आएगा, मीन्स की H2O जो है ये क्या हो गया, तो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला इधर क्या हो गया, दोनों सेम हो गया वाटर का। तो इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का दोनों सेम होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का दोनों अलग होता है। ठीक, हो गया। चलो अब हम लोग बच्चे एक न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पर, है ना। तो एक न्यूमेरिकल्स लिखना है, एनसीईआरटी का है ना। तो लिखना ये कंपाउंड कंटेंस, क्वेश्चन है ये कंपाउंड, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। अ कंपाउंड कंटेंस 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% हाइड्रोजन, कोमा 24.27% कार्बन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, 71.65% क्लोरीन बाय मास। बाय मास मीन समझे ना, मास परसेंटेज दिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों का मास परसेंटेज दिया हुआ है बच्चे। ठीक, ये इसका मीनिंग हुआ बाय मास। ठीक, ऐसे ऐसे आपके न्यूमेरिकल्स में जो एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें आपको बाय मास का यूज नहीं किया है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ बता दिया, है ना। तो अब कह रहा है कि इट्स मोलिकुलर मास इज 98.86 ग्राम पर मोल, है ना। मोलिकुलर मास जो है बच्चे इतना है 98. नॉट 96 ग्राम पर मोल। तो व्हाट इज दी, है ना, तो कह रहा है कि व्हाट आर दी इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका इंपेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, हो गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बच्चे दिल के सच्चे 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 बच्चे, हाँ भाई हुआ कि नहीं हुआ।
तो देखो हमें क्या करना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, तीनों का नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालना है ना। क्यों, देखो अगर आपको कही कि भाई एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का नंबर ऑफ मोल 1 है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 है, और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल जो है 1 है ना। बस समझना, अगर आपसे कहे कि भाई आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स 1 है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स 2 है, और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स 1 है। आप बताओ किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या। तो C1H2 और O1 हो जाएगा, मींस CH2 वो हो जाएगा ना। ऐसे ही तो हम लोग निकालते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम लोग को क्या करना है, एट फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सबका। मैं इधर साइड में लिख लेता हूं, हाइड्रोजन कितना है, तो 4.07 ग्राम है, मास परसेंटेज है तो ग्राम ही होगा, है ना। ऐसे हम लोग केजी में भी लेंगे तो नो प्रॉब्लम, वैल्यू हमारा वही आएगा, ठीक है। तो और हाइड्रोजन और कार्बन कितने हैं बच्चे, तो कार्बन है 24.27 ग्राम और क्लोरीन है 71.65 ग्राम, ठीक है। ये चलो मैं इसको हटा दे रहा हूं अब। तो मैं आपको बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूं, ठीक है। आप कैसे करोगे, तो मैं इधर एटम्स ले रहा हूं। एटम्स कौन कौन सा एटम्स है भाई, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन। और इधर मैं ले रहा हूं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कितना है, तो कार्बन का है कितना 24.27, हाइड्रोजन का है 4.07 और ऑक्सीजन का, सॉरी क्लोरीन का है 71.65। ये है, हो गया मास परसेंटेज। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स है ना, n। तो n निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो n हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मास अपॉन एटॉमिक मास, है ना। मास अपॉन क्या करेंगे हम लोग, एटॉमिक मास, ये करेंगे ना, ठीक। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। कितना है कार्बन का, तो 24.27 और मास हाँ मास इतना दिया हुआ है। एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे, तो 12 होता है। हाइड्रोजन का 4.707 मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास होता है 1, ये 1 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का 71.65 ग्राम मास है, मोलर मास। एटॉमिक मास होता है 35.5। आप तीनों का वैल्यू हमको बताओ कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है, इसका एकदम एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू बताना। आप कैलकुलेटर का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन तो इतना ही आएगा भाई, कार्बन है ना, इसका बताओ ना, कार्बन का बताओ कितना आएगा, 2.0225 कार्बन का, एक मिनट, 2.0225 ये तो आ गया उतना ही, 4.07। और क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन का बताओ 2.018, 2.018 ये आ गया। चलो ये हो गया। अब क्या करना है बच्चे, अब हम लोग को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है यही आपका क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा।
तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, ये है। देखो ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू लगभग सेम है, इसको हम लोग सेम ही लेंगे। तो 2.0225 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, कितना से ही कर देंगे, तो ये 1 आ गया। ये कितना हो जाएगा, 4.07 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2.0225, ये वैल्यू 2 आ जाएगा, है ना। और ये वैल्यू फिर 2.0225 को हम लोग 2.0, है ना, और 18 और 225, है ना, तो लगभग 1 ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, आपका कार्बन जो है बच्चे, कार्बन आ गया 1, कार्बन जो है कार्बन आ गया 1, हाइड्रोजन कितना आ गया 2, और क्लोरीन आ गया 1। मीन्स की इंपेरिकल फॉर्मूला जो हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला ये हो गया CH2 और Cl। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। हो गया। सिंपलेस्ट रेशियो, हाँ सिंपलेस्ट रेशियो अगर डेसिमल में आता है तो उसको होल नंबर में चेंज कर देना है। ठीक है, सिंपलेस्ट अगर डेसिमल में आता है तो उसको होल नंबर में चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक का वैल्यू आता है 1, दूसरे का वैल्यू 1.5 आता है, तीसरे का वैल्यू जो है आपका मान लेते हैं कि 2.5 आता है ना, ये आता है। तो इसको क्या करना, होल नंबर में चेंज करना है। होल नंबर में कैसे चेंज कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको कर दिया तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 5, है ना, ऐसा करना है। ठीक, तो उसको होल नंबर में चेंज कर देना है। चलो अब हमें क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल कार्बन, टोटल हाइड्रोजन, टोटल क्लोरीन कितने हैं। अगर मान लेते हैं तो जो है कार्बन 2 है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन में 2 है, क्लोरीन में 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो देखो भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है n फैक्टर इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला ये होता है फॉर्मूला। ठीक, आप लिख लो पहले फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n फैक्टर इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n क्या हो गया, तो n फैक्टर कैसे हम लोग निकालेंगे, n फैक्टर ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो n फैक्टर का फॉर्मूला होता है, n फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास ये होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n फैक्टर इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो n फैक्टर इक्वल टू तो मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो देखो बच्चे, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास आपको कितना दिया हुआ है, मोलिकुलर मास दिया हुआ है आपको 98.96, 98.96 ये दिया हुआ है मोलिकुलर फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो, इंपेरिकल, है ना,
इंपेरिकल फॉर्मूला तुम्हारे पास है ही। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, C1H2 और Cl1 है, Cl1 है, यही ना इंपेरिकल फॉर्मूला। इसे मास निकालो तो कार्बन का कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना 2, 2 हाइड्रोजन है, प्लस क्लोरीन कितना है 1 है 35.5, ये हो गया। करो कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 14 और प्लस 35.5, तो दोनों ऐड करोगे तो 5 9 और 4 49.5 हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा कि नहीं, देख लो, ठीक है ना। तो चेक कर लेना, तो ये आ जाएगा वैल्यू बच्चे कितने है, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको 2, तो n का वैल्यू जो है आपका, n का वैल्यू ये आपका 2 आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक तो बोलना। ठीक है बच्चे, तो n हमें मिल गया 2। अब हम लोग निकाल लेते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n फैक्टर हमारा 2 आ गया, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2 और Cl, ये ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन C2 हो जाएगा, 2 कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना होगा 2 2 4 H4, और क्लोरीन कितना हो जाएगा 2, तो Cl2। तो दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। आपको चेक करना है, आप चेक कर लो, इसका मोलिकुलर मास आप निकाल लो, है ना, चेक कर लो आप। देखो कैसे, तो इसका कितना हो गया 12 इंटू 2 24, प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और Cl ये हो जाएगा 71, 35.5 इंटू 2 9 है ना 99, ठीक है 99 ग्राम, तो इतने हैं लगभग, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके बच्चे लोग, अब एनसीईआरटी में और भी कुछ क्वेश्चंस है, या मॉड्यूल में क्वेश्चन होगा, आप उसको, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया बच्चे लोग। अब हम लोग बढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है।
ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। वॉल्यूम लीटर में तो क्या दिक्कत है भाई? वॉल्यूम लीटर है तो और अच्छी बात है, आप डायरेक्ट कर लो, जो बेसिक फॉर्मूला है उसका यूज करो, है ना। बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है मोलरिटी का? बेसिक फॉर्मूला हमारा मोलरिटी का क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स किसका? सोल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये चीज ध्यान रखना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आता है? इन लीटर, यही तो है। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, नंबर ऑफ मोल्स इधर कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू पुट करो, और जो लीटर में वैल्यू वॉल्यूम दिया हुआ है, लीटर का वॉल्यूम आपको यहाँ रख दो, हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? बोलो। डाउट क्लास तो होती है ना भाई, कल तो डाउट क्लास है ही। कब स्टार्ट होती है पता नहीं है, देख लो रोज, है ना। डेली तो तुम्हारे जो है उस ग्रुप में आता ही होगा, है ना, मैसेज। रूटीन में तो तुम्हारे पास होगा ही, है ना। रूटीन है ना भाई, क्लास रूटीन तो है ना, सारे ग्रुप में तो रूटीन है ही, देख लो। अल्टरनेट, अभी अल्टरनेट हो गया है वो, ठीक है, पहले तो डेली था, अभी अल्टरनेट हो गया है डॉट क्लास। तो आज डॉट क्लास नहीं था, कल डॉट क्लास है, तो आप देख लेना कल कितने बजे हैं, 7 बजे हैं या 2 बजे हैं, है ना। दो ही टाइम तो, 7 to 8 और 2 to 3, है ना। मॉर्निंग में 7 से 8, ठीक है, तो देख लेना, है ना। चलो, तो आगे बढ़े कि स्टॉप कर दें? अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हेडिंग देना बच्चे लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम, एन आयन। एक एटम एक आयन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। क्या बात है भाई, आज नंबर घट क्यों गया? ओके, अरे डाउट, देखो भैया, डाउट क्लास क्या हुआ? डाउट क्लास का मीनिंग क्या हुआ? डाउट क्लास में जिसको डाउट है वो आ जाओ डाउट क्लास में। डाउट क्लास का तो मीनिंग यही हुआ ना, डाउट क्लास में ऐसा नहीं कि किसको आना है किसको नहीं आना। डाउट क्लास में जिसको टाइम, जिसको जो है डाउट है वो आ जाओ। 11th वाले को 11th वाले बैच में आ जाना। तो जैसे 12 में तो मेडिकल का भी और नॉन मेडिकल का भी है, तो डाउट क्लास में तो ऐसा कुछ नहीं कि मेडिकल वाला ही आएगा नॉन मेडिकल वाला ही आएगा। तो डाउट क्लास में सबको, है ना, सब अलाउड है ना। जिसको डाउट है वो आ जाओ, ठीक है, चाहे वो मेडिकल वाला हो, नॉन मेडिकल वाले हो, प्राइम वाले हो, जो भी हो, है ना। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन डाउट क्लास में डाउट ही पूछना है, ये चीज ध्यान रखना है ना। उसमें डाउट ही पूछना है, अगर डाउट है तो आना है ना। ऐसा नहीं कि उसमें आप, है ना, एक दिन किसने कहा सर क्लास स्टार्ट करो, डाउट क्लास में आया, बोला सर क्लास स्टार्ट करो बहुत लेट हो गया है ना। तो मैंने बोला भाई आज तो अभी तो डाउट क्लास है, अभी क्लास कैसे स्टार्ट होगी, है ना। ओके, तो ठीक है, तो आज इतना ही रहने देता हूं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके।
बच्चे लोग, कैन यू हियर मी और नॉट? ओके, ठीक है। तो हाँ, तो आज नहीं, आज मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब 5-10 मिनट से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, ठीक, ओके, चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं आफ्टर स्मॉल ब्रेक, है ना। और एनीबडी कैन ज्वाइन डाउट क्लास। ओके, बाय, थैंक यू।